गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज कर चुके होंगे। जनाब देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। कल की बारिश ने क्या चार चांद लगा दिए मौसम को। अली जाती सर्दी कहीं ना कहीं हमें कल लगा कि वापस आई है बारिश के बाद, और आज जो है धूप निकली हुई है, बड़ा खिला खिला। कल डिबेट होती रही कि गर्मी आने की बारिश है या सर्दी लौट कर आएगी। तो अभी वैसे कहा जा रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में 24 को एक बहुत गहरा सिस्टम दाखिल होने वाला है, तो वहां तो सर्दी की अलामत बाकी है, लेकिन पंजाब में फिर से धूप निकल आई है। हाँ, लेकिन धूप निकली है, अब उस तरह की शिद्दत वाली धूप नहीं है, वो वाली गर्मी नहीं है जो पिछले कुछ दिन पहले हम महसूस कर रहे थे। हमें लग रहा था वाकई सर्दी चली गई है और जी बाहर का मौसम है। ये तो हमने मौसम की बात की है। जो दिलों का मौसम है ना, वो बड़ा उदास उदास सा है। वो खसा छाई हुई है बल्कि। वहां की तरह बात करते हैं तो क्रिकेट शायकीन के दिलों की मौसम की अगर मैं बात करूं तो जनाब थोड़ा उदास है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है, देखते हैं हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन फिलहाल जरा अगर भारत की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का आगाज बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर जीत के साथ कर लिया इंडिया ने, और पाकिस्तान की मेजबानी में खेले जा रहे इस इवेंट का ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां पर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर बंगाल टाइगर्स की इनिंग का आगाज अच्छा नहीं रहा और आधी टीम यानी कि 5 खिलाड़ी सिर्फ 35 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद तौहीद रिदॉय और जाकिर अली ने शानदार शराकत कायम करके टीम को मुश्किल से निकाला। हम बांग्लादेश को भी लाइट टीम नहीं ले सकते, इस वक्त तो हम किसी को भी लाइट टीम नहीं ले सकते। हाँ। क्योंकि हमारी अपनी टीम बहुत लाइट हो चुकी हुई है और कोई भी मैच खेलते वक्त हमें तवक्कुआत अब जीतने से ज्यादा हारने की हो रही हैं, क्योंकि बहुत रद्दोबदल है हमारे स्क्वाड में, बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं और जो खेलने भी जाता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। फखर जमान को देखें पहले मैच की जरा अपडेट अली पहले आप देना कि क्या क्या हुआ। तो फिर तौहीद रिदॉय की अगर बात करें तो वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की उन्होंने और 100 रन बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और भारत ने बांग्लादेश की जानिब से दिया गया 229 रन का जो हदफ था वो बआसानी 47वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अभी ये सिचुएशन थी उस मैच की जिसमें हम कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हम उन मैचेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहां पे हमें लग रहा है हमारी टीम खेल रही है और क्या परफॉर्म करेगी, लेकिन ओवरऑल हम बड़े खुश हैं कि इतना बड़ा जो चैंपियंस ट्रॉफी का मेला है वो सजा है और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो बड़े अच्छे तरीके से इवेंट जा रहा है। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से इसका मुकम्मल इनेकाद करें। चैंपियंस ट्रॉफी की जो दिफाई चैंपियन टीम है पाकिस्तान, आपने पहले मैच के बारे में आपको पता ही है कि वो हार गए हैं और उसके बाद अब पाकिस्तानी टीम रिवायती हरीफ भारत से मुकाबले के लिए दुबई पहुंच गई है। 23 को ये मुकाबला होना जनाब, तो तैयारी पकड़ लें, संडे का दिन पॉपकॉर्न पकड़ लें, क्योंकि मैच तो दिलचस्प होगा ही। आप देखेंगे अल्लाह करे जीत भी जाए, क्योंकि कौमी टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी और जख्मी होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले कौमी ओपनर फखर जमान टीम के हमरा नहीं है, उनकी जगह इमामुल हक को शामिल किया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा इतवार 23 फरवरी को। जैसे कि आपको बताया, चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से ही पाकिस्तान के लिए सफर मुश्किल है। अगर मगर का खेल जनाब शुरू हो चुका है। पहला मैच हारने के बाद ही अगर मगर की जानिब हम बढ़ गए। न्यूजीलैंड से पहला मैच हारे हैं, अब भी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचों में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे। लेकिन पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बाउंस बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखानी होगी। हर ग्रुप से 2 टीमों ने सेमीफाइनल में पहुंचना है जनाब, उन्होंने क्वालिफाई करना है, इसलिए पाकिस्तान को ये दोनों मैचेस जीतने होंगे, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। जी हाँ, क्योंकि अब किसी एक मैच में भी शिकस्त जो है वो ग्रीन शर्ट्स को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। ताहम मनफी रन रेट में जाने के बाद दोनों मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना आसान नहीं होगा, इसीलिए पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों को बड़े मार्जिन से हराकर अपना जो रन रेट है ना उसको भी बेहतर करना होगा। इस पर भी हम कल बात कर रहे थे। और 23 फरवरी को होने वाले इस हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को किस प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए, इस पर हमने करनी है जी बात। हमारे साथ मौजूद है अहमद रजीब और सलीम खालिक साहब, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जी, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले अहमद, पहले मैच पे कॉमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। सलीम साहब से तो कल भी हमने बात की थी, जो हमने परफॉर्म किया और जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम खेल रहे थे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो अमूमी तौर पे ना पहला मैच हमेशा बुरा ही जाता है। आप जितने भी आईसीसी इवेंट्स देख लें, हम पहला मैच इतने बुरे तरीके से हारते हैं। ये अलग बात है कि इस मतलब हमारी तैयारी पहले से भी बहुत हल्की है। आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, भारत के खिलाफ पहला मैच खेला था, हमारी क्या कारकर्दगी थी। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, उससे पहले 15 का वर्ल्ड कप देख लें, या आप मेजर आईसीसी इवेंट्स देखें, तो हम ऐसे ही जाते हैं। हमारी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होती।
पाकिस्तान कभी भी जब कोई इवेंट जीता भी है तो कुछ सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ी जीता है। वो कभी के बीच में आपको मोमेंटम मिल गया, कुछ नए प्लेयर आप बीच में क्लिक कर गए, ऑन द गिवन डे आपने अच्छा खेल लिया। हम बस अल्लाह की दुआ, अल्लाह के आसरे और ऑन द गिवन डे जो है कुछ अगर आपकी फॉर्म रखे तो आपकी तैयारी तो कुछ नहीं। देखिए ना, आप प्लेयर्स को और तैयार कर रहे थे, एन वक्त पर आप प्लेयर कोई और लेकर आ गए, आपने अपने व्हाइट बॉल के हेड कोच को बीच में जो है वो कहानियां सुना के अवाम को एक और किस्म की चेंज कर दिया है। आपने कौन सी चीज में आपकी स्टेबिलिटी है ना, स्ट्रेटेजी में स्टेबिलिटी नहीं है। आपका ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना रहे हैं, ओपनर को पीछे भेज रहे हैं, मतलब कोई एक सिंगल चीज में आप कहें कि आपकी अलाइंड है। आपके व्हाइट बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो T20 के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, 6 गेंदें जो एक ओवर में, बल्कि उनकी 3 गेंदें एक जगह पे नहीं गिरती हैं, तो फिर ये तो चीजें मुतवक्किल थी ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलीम साहब आप बताइएगा, बाबर के हवाले से बहुत से रिएक्शंस अब देखने को मिल रहे हैं, बहुत मायूसी का इजहार कर रही है आवाम, आपको कुछ उम्मीद बाकी है? लेकिन पहले तो मैं ये सोच रहा था कल हमारी बात कब हुई, खैर चले हुई होगी शायद। बाबर के हवाले से ये है कि देखें इस वक्त इतने ज्यादा स्कोर हो चुका था और फिर हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि बाबर आएंगे, पार दाड़ करेंगे, जितवा देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो रिवायती तौर पर बाबर का खेल कभी ऐसा नहीं रहा कि वो पहली बॉल से आके हार्ड हिटिंग करें, 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा दें। वो अपना टाइम लेते हैं। लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे बहुत बड़ा हदफ लगा हो, जैसे 321 था, और उसके बाद फखर भी इंजर्ड हो गए, हमारे पास कोई और ऐसा पावर हिटर भी नहीं था, तो उसके बाद उन पे प्रेशर आना जरूरी था। शायद हमने बहुत शुरू में क्रिटिसाइज उनको किया, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे प्लेयर है, एक ये भी मार्जिन उनको देना चाहिए कि उनके ऊपर डबल प्रेशर था। एक तो ये कि अगर वो आउट हो गए तो बाकी क्या होगा, एक ये कि रन रेट का क्या करना है। लेकिन इस चक्कर में हुआ यही कि उन्होंने अपनी 50 तो कर ली, टीम हार गई। लेकिन जो रूट कॉज है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, हम लोग बैट्समैनों को बुरा भला कह रहे हैं, बाबर ऐसा है, फखर ऐसा है, इंजर्ड हो गया, रिजवान ऐसा है, लेकिन भाई ये भी तो देखो बॉलर हमारे रन कितने करवा रहे हैं। हर मैच में 300, 320, 300। अबे भाई क्या हो रहा है ये? इस तरह थोड़ी होता है भाई। ये स्टैट्स मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं, एक क्रिकेट की बड़ी शख्सियत ने मुझे भेजे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ट्रायंगुलर जो सीरीज हुई जिसमें साउथ अफ्रीका भी था, उसमें ये 41 से 50 ओवर में 123 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में दिए, 1 विकेट ली। साउथ अफ्रीका के मैच में 110 और अभी 113 जो हमारा न्यूजीलैंड से मैच हुआ। यानी हर मैच में 10 ओवर में दिल खोल के हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने रन दिए। हम कहते हैं शाहीन घुमा देने वाले ये फिगर्स हैं जो अभी आप बताएं, इस समझ लें इसी से ही मेरा इतना दिल टूटा हुआ है कि मुझे ये भी नहीं आता कि कल आपसे मेरी बात हुई थी या नहीं हुई थी। डेफिनेटली हमने क्रिकेट पर तो डिस्कशन की थी, आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे। सलीम फारिस साहब, आपको लगता है आपको भी कि जो ये कमेंट किया जा रहा है कि जो बाबर की इनिंग थी बड़ी सेल्फिश सी थी, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि बस मैं कुछ कर लूँ, स्कोर मेरी 50 हो जाए एटलीस्ट, और बाकी वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, ये भी कॉमेंट किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें किसी हद तक ये चीज सही भी है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर भी इतना था कि हर कोई यही कह रहा है। आजकल ये याद रखें बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, इतने ज्यादा कि उन्होंने खुद ये कह दिया कि मुझे किंग शिंग ना कहो। ये बंदा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो कि उनको खुद फील हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो शायद उस वजह से उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि उनको अब अपना भी सोचना पड़ा। लेकिन वो स्कोर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान के हाथ से वो मैच निकल गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, बड़ा वैलिड पॉइंट। आप देखें कि फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया, वो आ नहीं सकते थे 20 मिनट तक बैटिंग करने, लेकिन वो इंजर्ड भी थे, उनको बिल्कुल शुरू के ओवर में उनको आना पड़ा, लेकिन उनसे भागा जा नहीं रहा था। अगर आप मैच की हाईलाइट देखेंगे दोबारा तो आपको नजर आएगा कि उस मैच में पाकिस्तान ने 20-30 रन जाए किए सिंगल डबल के। अगर फखर की जगह कोई और बैटर आता जो फिट होता और बाबर उसके साथ खेलते, कंफर्टेबल होते, एक पार्टनरशिप बनती, आखिर में फिर फखर को जब सिर्फ चौके छक्के लगाने होते, फिर खुश दिल भी थे, तो ये लोग करके क्या पता जितवा देते। तो स्ट्रेटेजी में फेल हुआ है पाकिस्तान, बॉलिंग में भी पाकिस्तान फेल हुआ है, और इस चीज को हल करना पड़ेगा कि डेथ ओवर में इतने ज्यादा रन क्यों बन रहे हैं। हर बड़े इवेंट को निकाल के देख लें, हमारे जो 3 बड़े बॉलर हम कहते हैं वो बहुत पिट रहे हैं, बहुत रन दे रहे हैं। इस मसले को भी हल करें, बैट्समैन को तो बुरा भला कहें, बॉलर को भी ना भूलें। तो अहमद आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस वक्त सलीम साहब जो बात कर रहे हैं कि डेथ ओवर्स जो है उस पे नजरें मरकूज होनी चाहिए? हम बैटर्स से गिला करते रहते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ खड़े होते हैं उनके लिए चैलेंजेस पूरे करने के लिए। तो आपको कोई बॉलर से शिकवा है पहले मैच के बाद? जी सलीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ओवरऑल अगर जायजा लेना
तो हमारे यहाँ दोनों ही मसाइल हैं, यानी बॉलिंग को भी आप स्पेयर नहीं कर सकते। जाहिर है जो बिलो पार परफॉर्मेंसेज हमारी बॉलिंग की, जिस तरह निशानदेही थी कि ट्राई नेशन सीरीज में आप न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हारे ट्राई नेशन में, ठीक है, पहला स्टार्टिंग मैच और फाइनल, और दोनों में एक ही पैटर्न था कि एक तो एक आपका बॉलिंग का, देखिए अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे ना बहुत लंबा इसका आंसर होगा, लेकिन मुख्तसर कर दूं कि आपकी मिडिल ओवर में स्पिनर पूरे नहीं है तो आप ऊपर से भी इतने आउट नहीं कर रहे हो, और फिर उसके बाद मिडिल ओवर में आपका एक इजी पैसेज हो जाता है तो आपके बैट्समैन सेट हो जाते हैं। जब वो दूसरी टीम के बैट्समैन सेट होते हैं तो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट आपके पास नहीं है। इसी दौर में नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन प्री इंजरी से पहले वाले, उसके बाद से आपके पास जो है ना वो ना पेस है ना उनकी बॉल में वो फड़क है। लेकिन आपको लगता है कि वेरिएशन की भी कमी है? अगर 50 ओवर तक एक ही तरह के बॉलर्स आपको बॉल करवाते रहे तो बैटर्स के बल्ले सीधे हो ही जाएंगे। ये हर तरह की कमी है, मैं मुख्तसर एक अगर लफ्ज कह दूं क्वालिटी की कमी है। तो इसी तरह से हमारी जो बॉलिंग है ये तो स्पेशलिस्ट नहीं, आप असल में हुआ क्या पता हमने क्या किया पिछले 3-4 सालों में, हमने ना ऑन पेपर नाम को बहुत बड़ा कर दिया। जो एक किसी प्लेयर की बात नहीं करूंगा, बॉलर्स की भी मैं बात करूं, हमने कहा ये बड़े हैं। देखिए इस वक्त आपको जो बॉलर चाहिए था वो मोहम्मद अली चाहिए था मिडिल ओवर्स के लिए। अच्छा वो पाकिस्तान के इस वक्त वाइड बॉलर है मोहम्मद अली, जो कि तीनों फेज का बॉलर है, नया बॉल करता है, दरमियान में करता है, डेथ ओवर का वो इतना आउटस्टैंडिंग बॉलर है। लेकिन हम बड़े नामों पे जो ऑन पेपर ये बड़े नाम है। फिर देखिए बैटिंग में मैं ये बात करूंगा कि चलिए बॉलिंग तो आपकी है ही सब स्टैंडर्ड, और फास्ट बॉलिंग तो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली डेथ ओवर्स में, आखिरी 10 ओवर में बहुत रन देने। अब जब आपके हो गए, आपके ना रन हो गए, आपकी बैटिंग रन मैच हार जाए लेकिन कम से कम एफर्ट तो करते हुए दिखाई देना। अब मैं सभी बैट्समैन की बात करूंगा, एक बैट्समैन की बात नहीं करूंगा। आप देखिए कि सऊद शकील, ठीक है मैं मानता हूं सऊद शकील मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन चलो आपको एक मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया गया, आप एफर्ट तो करो इतनी देर आप क्योंकि सऊद शकील एक कैपेबल बैट्समैन है। फिर आप ये देखिए कि जो भी प्लेयर आ रहा है वो वक्त ले रहा है। इवन आप बाबर आजम को भी देखिए, मसला ये नहीं है कि मसला ये है कि आप सिंगल डबल लो ना, आपको कौन कहता है आप छक्के मारो, छक्के मारने वाले प्लेयर तो कभी भी नहीं थे। आपकी जो गेम है ऑन द मेरिट खेलना, सिंगल लो डबल लो, आप जो है वो तो अहमद यहाँ पे ये मैं कहूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग हमें हर जगह पे नजर आया पूरी गेम में, तो ये गलत नहीं होगा। लैक ऑफ इंटेंट, देखिए इंटेंट नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारी क्रिकेट थी ना, ऐसा कभी भी नहीं था हमारे यहाँ पिछले कुछ एक दहाई में ये हो गया हमारे साथ कि अब जो लैक ऑफ इंटेंट वाली इनिंग्स है ना कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब मेरे सामने 320 का फट्टा लगा ना, फॉर एक सिचुएशन देखिएगा प्लीज, अगर फखर आ गया, आपको नजर आ गया कि यार फखर की बैक में प्रॉब्लम हो गया, उसको पेन हो रहा है, तो लेट मी टेक अ चार्ज। मैं तो करूँ ना, आप छक्के ना मारो, स्वीप कर लो, चलो स्वीप नहीं होता सिंगल ले लो, डबल ले लो, यही चीज अफसोस इस बात का किसी भी प्लेयर में। यही है। सलीम खालिद साहब, आपको क्या लगता है, आप जब जिस तरह से फखर की बात कर रहे हैं, वो इंजर्ड हो गए, उनकी जगह इमाम उल हक को जगह दी गई है, टीम में शामिल किया गया, कैसा एडिशन साबित होंगे? फिलहाल जो पीछे से हम अभी तक देखते रहे कि एक टीम आप सेट करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको जिस तरह से भी आपने खुद ही बात की, फिर उनको आप खिलाते नहीं है, तो अब कैसा एडिशन साबित होंगे इमाम टीम के लिए इस वक्त? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम को उनके जो चचा हैं, इमाम उल हक के इमाम जो भी हैं, वो फास्ट ट्रैक में जल्दी टीम में लेकर आए थे, लेकिन खेल कर उन्होंने सीख लिया है और अब थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर पे भी अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कल भी उन्होंने सेंचुरी की, उससे पहले वार्म अप मैच में भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, तो फॉर्म उनकी बेहतर है। लेकिन अगर हम उनसे तवक्को करेंगे वो फखर की तरह खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले प्रोग्राम में हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि इमाम उल हक ने भी बड़ी सेल्फिश इनिंग खेली, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, उन्होंने भी कम बैक किया है, उनको भी ये चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर बॉलिंग की तरफ आऊंगा, हमें ये भी देखना चाहिए कि शुरू में बेहतर बॉलिंग हो रही थी, तो ये पिच जो है क्या हर मैच में ऐसे ही होगा कि 300 प्लस रन बने? जहां तक मेरी कुछ माहिरीन से बात हुई, वो लोग कह रहे थे इस पिच पर मैक्सिमम 270 रन बनने चाहिए थे, इससे ज्यादा जो दिए ये एक्स्ट्रा दिए, और वो हमने देख भी लिया। कि आप देखें एक चीज और देखने की है, जसप्रीत बुमराह हो या दूसरे बॉलर हो, अब तो खैर वो इंजर्ड है, लेकिन जब वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, आपने देखी होगी उनकी बॉलिंग, यॉर्कर है, कुछ और है, मुख्तलिफ वेरिएशन होती है जिससे बैट्समैन जो है वो परेशान होता है। हमारे बॉलर तो बना के दे रहे होते, ले बेटा मार, छक्के चौके मार, जितने रन बनाने बनाओ। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। आप देख लें पहले के जमाने में होता था, यही बॉलर जो थे डेथ ओवर में इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया। मेरे ख्याल है आकिब जावेद जो है वो एक खुद साबिक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उनके दौर में पेसर्स की ऐसी परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और इस इवेंट के बाद देखना चाहिए आकिब जावेद को खुद
कि यार क्या मैं डिजर्व करता हूँ ये पोस्ट। अच्छा खासा फॉरेन कोचेस यहाँ पर थे, उनको आपने भगा दिया। बिल्कुल, फॉरेन कोचेस की बात हो, क्रिकेटर्स की बात हो, बॉलर्स की बात हो, बैटर्स की बात हो, इतनी शफलिंग सलीम साहब जारी है। एमर, आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो शफल किया जा रहा है, जो स्क्वाड तब्दील किया जा रहा है, जो प्लेयर्स खिलाए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं, एक मैसेज तो प्लेयर्स को चला गया कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तानी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, पीसीबी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से शफलिंग की जा रही है, आपको लगता है ये मोरल भी डाउन कर रही है कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स का, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मोहसिन नकवी की जो ये स्ट्रेटजी है वो उतनी कारगर साबित नहीं हो रही जितनी हम समझ रहे थे? पता नहीं, मेरा कहना है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कारकर्दगी तो ऐसी ही एक्सपेक्टेड थी जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, क्योंकि ये स्क्वाड में तवाज़ुन ही नहीं है। exactly. आप पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खेल रहे हैं एक स्पिनर के साथ, ये कैसे हो गया? आप न्यूजीलैंड को देखें, उनके पास सेंटनर दुनिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके बाद उनके पास ब्रेसवेल जो कि प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, साथ में वो बैटिंग करता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो आप उसको कहेंगे पार्ट टाइम स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर है। इंडिया के पास 3 से 4 ऑप्शन है, बल्कि 5 टोटल ऑप्शंस हैं, और हमसे सारे ऑप्शन काफी बेहतर हैं। तो और उसके बाद आपके पास आप कर क्या रहे हो कि आप अपनी टीम को आखिरी मोमेंट पे चेंज कर रहे हो, फिर आपके स्पिनिंग ऑप्शन पूरे नहीं है, ओपनर प्रॉपर आप नहीं लेकर जा रहे हो, मिडिल ऑर्डर का आपको पता नहीं है किसको कहाँ खिलाना है। तो वी आर शॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये आपका स्क्वाड ऐसा अनाउंस हुआ है कि इसमें कभी बैलेंस आएगा नहीं। आप बैटिंग तो अब तो हमें करना पड़ेगा सपोर्ट, जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी भी कह चुके हैं कि भाई यही टीम है, अब आपने इसको सपोर्ट करना है, चाहे जीत रही है या हारी है। आप मुझे अब मैं ये चाहूंगी कि जरा बताएं कि किस स्ट्रेटजी के साथ ये मैदान में उतरे हमारी टीम, जो संडे को हमारा जो टफ किस्म का टाकरा जिसे कह ले, जिसकी पूरी दुनिया की नजरें लगी होंगी, आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी सिंपल है। दुबई की जो बहुत हाई स्कोरिंग पिचेस अमूमी तौर पे जो उसका रवायती रवैया रहा है उसकी पिच का, दुबई का नहीं होती है। तो ये करीब करीब आप कहिए 250 के आसपास का पिच होता है बाय मैक्स। और तो आपको थोड़ा उस हिसाब से प्लान करके खेलना है कि हमने आपको अपने माइंड में, अगर तो बिल्कुल वैसा ही पिच होता है तो 250 को रखे जहन में, और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, सिंगल लें, डबल लें। हम सिंगल डबल की अहमियत को जो है ना, वो हम डॉट बॉल क्यों खेलते हैं कि उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। तो स्ट्राइक रोटेशन को अच्छा रखिए और अच्छी बॉल को शुरू में रिस्पेक्ट दे दें, थोड़ा स्टेबल ले लें, और फिर स्कोर को चलाते रहें। देखिए ना, धक्का नहीं लगाना, एक विकेट भी गिर जाए फौरन शैल में चले जाते हैं, बिल्कुल जो है ना अपने हाथ पैर नीचे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन करते हैं। हम ये नहीं कहते आप आंखें बंद करके शॉट घुमा के अपने विकेट को थ्रो कर दें। तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमर और सलीम, दोनों ने इस वक्त जो क्रिकेट की सूरत हाल है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सूरत हाल है, स्क्वाड की सूरत हाल है, खिलाड़ियों की सूरत हाल है, उस पर रोशनी डाली है। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो फ़खर पहले मैच में काफ़ी लो दिखाई दिए, खासकर जब वो आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। और मनाजिर भी आप देख सकते हैं, मनाजिर में देखिए कि जब वो जा रहे थे तब भी ठीक तरह से चल नहीं पा रहे थे, सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल चढ़ रही हैं, रो ही पड़े थे। फिर बाद में शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा दिलासा दिया, उन्हें थामा। मतलब डेफिनेटली एक कह लें कि बड़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी फखर के साथ, और ये बात उन्हें भी इस चीज का आइडिया था। तो ये जरा हौसला दे रहे हैं उन्हें शाहीन शाह अफरीदी, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हम जब आप मैदान में होते हैं तो जिस तरह है ना, आप कहती हैं कि दिल की धड़कनें आपके साथ चल रही होती हैं। तो इंडिया के खिलाफ बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आप मुकाबला करने के लिए उतरे मैदान में, और ना सिर्फ उतरे, जीत कर आइए। ये मत सोचिए कि सामने कौन सा हरीफ खड़ा है, आपका रिवायती हरीफ हो या कोई नॉर्मल हरीफ हो। बिल्कुल जीतिए मैच, आप में पूरी सलाहियत है। कोई भी खिलाड़ी हमारा किसी से कम नहीं है। जब आप सोच लेते हैं कि सामने कोई बुत खड़ा है, पहाड़ खड़ा है, तो चढ़ना मुश्किल हो ही जाता है। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपको पता है एक्सप्रेसो टैलेंट में हम आपकी आए रोज मुख्तलिफ टैलेंटेड लोगों से मुलाकात करवाते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और खुदा ने इस खित्ते ज़मीन की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ रखी है कि इस सरजमीन के हर हिस्से में, हर सूबे में ऐसा टैलेंट मौजूद है जो ना सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी और अपने मुल्क की पहचान और नाम बनाने की सलाहियत रखता है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी अलिशबा खान बड़ेच की, जिनका ताल्लुक नौशकी बलूचिस्तान से है। सबसे पहले तो अलिशबा के पास पाकिस्तान की सबसे कम उम्र नॉवल निगार होने का एजाज़ है जी, जिन्होंने 11 साल की उम्र में नॉवल निगारी शुरू कर दी थी, और अलिशबा को यूनिसेफ ने ट्रेल ब्लेजर मुसानिफा का खिताब दे रखा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी यौम दुख्तर की मुहिम में इन्हें खैराज तहसीन भी पेश किया गया है। अलिशबा जनूबी एशिया की पहली पश्तून खातून है जो जॉन लॉक इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड में मेरिट स्कॉलरशिप के साथ कबूल की गई, और जबकि अलिशबा बलूचिस्तान की पहली शख्सियत हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्लोबल इमर्स ऐसे कंपटीशन के लिए 2 साल मुसलसल शॉर्ट लिस्ट हुई हैं
माशाल्लाह। अलिशबा यूनिसेफ की नौजवानों की पोलियो सफ़ीर भी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की यूथ एम्बेसडर होने का एजाज़ भी ये रखती हैं और PSL में उन्हें हमारे हीरोज़ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, अलिशबा वज़ीर आज़म की कौमी यूथ काउंसिल की रुकन भी हैं। वैसे एजाज़ात और कारनामों की एक पूरी किताब जो है ना, वो अलिशबा पर भी लिखी जा सकती है। अलिशबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू है। अलिशबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अमूमन ऐसे होता है, हम अपने सीनियर गेस्ट को का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कीमती वक्त अपना निकाल के आए, लेकिन हमारे नौजवान भी आजकल इतने मसरूफ दिखाई दे रहे हैं कि हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 11 साल की उम्र में नावल लिखने का आइडिया कैसे आया, राइटर कैसे बन गई आप? देखें, 11 साल में तो इंसान बहुत छोटा होता है। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा बचपन से था। तो एक जो ऑथर होता है वो उसके सामने एक आंखों के सामने एक स्टोरी आ जाती है, तो ऐसा मतलब इट्स अ मैजिकल फीलिंग। मेरे आंखों के सामने एक प्लॉट आया, स्टोरी आई, आई जस्ट पिक्ड अप अ पेन और मैंने लिखना शुरू किया। कैरेक्टर्स खुद डेवलप हो गए, सेटिंग खुद डेवलप हो गई। मेरा बस एक प्रायोरिटी ये थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो लिटरेचर में मुझे लाइक पश्तून कैरेक्टर्स इस तरह ऐसी कोई मुझे रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी उनकी नहीं मिली। तो दिस स्टोरी जो मेरा नावल है जो मैंने 11 साल की उम्र में लिखा, तो वो एक बरतानिया में एक फैमिली, उसको एक पश्तून फैमिली जो कि पाकिस्तान में उससे कनेक्ट करती है। अच्छा, कमाल स्टोरी है, जबरदस्त। अच्छा, तो अलिशबा, जिस तरह से आपने बताया कि बुक रीडिंग का आपको बड़ा शौक था, घर से ही शौक डेवलप हुआ? घर फैमिली में और भी कोई करता है भाई किताबों का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो फिर ये शौक आप में डेवलप है, या खुद से वैसे ही आपको लगा कि यार मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना? वरना उस एज में तो बच्चे, जब आपने नॉवल लिख लिया माशाल्लाह, उस वक्त पढ़ने के लिए नहीं बैठते, उस एज में आपने माशाल्लाह नॉवल लिख लिया अपना। या एग्जैक्टली, मेरे जो वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो उन्हीं से देख के आई थिंक मेरा जो मेरी अम्मी ने पहला गिफ्ट मुझे दिया था, मैं कुछ महीने की थी, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी। तो उस टाइम तो लाइक मैं बच्ची थी, वो खुद शी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, तो वो मेरा पहला गिफ्ट था। और वालिदैन बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे और फिर इस तरह के डिस्कोर्सेस, तो उसी माहौल में आप पढ़ते बढ़ते, सुबह वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुबह जब वो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं न्यूज़ में इधर उधर, आपने उनको छेड़ना नहीं, आपने बिल्कुल उनको तंग नहीं करना व्हेन दे आर रीडिंग। तो यही है कि लाइक 11 साल में स्कूल में आपको 100-200 वर्ड्स की स्टोरी लिखना सिखा रहे होते हैं। बैक होम मैं काम करी थी multi-thousand वर्ड्स नावल पे, तो फिर वो यही है कि किताबें पढ़ते थे, मुख्तलिफ किताबों को खोल के मैं अपने आप को सिखा रही थी कि पहले किताब लिखी कैसे जाती है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, सेल्फ टीचिंग जो होती है। तो उसके बाद पहले एक पूरा हाईलाइट करके, अच्छा ठीक है डायलॉग डिलीवरी ऐसे होती है, कैरेक्टर्स ये सब कुछ एक 11 साल की बच्ची कर रही है। या बस आपका मतलब यही था कि अपने सूबे के लिए, बलूचिस्तान के लिए कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, सो दैट केप्ट मी गोइंग। अच्छा अलिशबा, एक ऐसी सूरत भी पैदा होती है राइटर के लिए कि जिसमें इंस्पिरेशन उसको मिलती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी और कोई फेवरेट राइटर्स की? इंस्पिरेशन तो लाइक बहुत थे, बस एम यही था कि बलूचिस्तान से आज तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं चाह रही थी कि अगर इफ़ दैट कैरेक्टर वाज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैं बाकी लड़कियों के लिए वो एक कैरेक्टर बन जाऊँ और उनको एक मोटिवेशन मिले। और किताबें तो लाइक मैं बहुत पढ़ती हूँ डिफरेंट जॉनराज में। मैंने खुद भी राइटिंग स्विच की है, एक दफ़ा फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, आर्टिकल्स लिखती हूँ। तो किताबें तो मैं काफ़ी पढ़ती हूँ। आजकल आजकल फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिटी, इसके ऊपर काफ़ी मेरा फोकस है, तो इनके ऊपर किताबें पढ़। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो बुक रीडिंग कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस कल्चर को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है अब? या बिल्कुल, ये बात ठीक है। मतलब हम नहीं देखते हैं कि अभी लोग किताबें पढ़ रहे हैं। पहली बात तो लाइक मीडिया और गैजेट्स का भी उसमें काफ़ी हाथ है। अभी हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया, बस आप स्क्रॉल करते हैं और आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें फिर ये होता है कि एक बच्चा, जैसे मैं स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि चूँकि मेरे घर में एक रीडिंग कल्चर था, वालिदैन खुद किताबें पढ़ रहे थे, तो उनसे देख के मैंने किया। तो आजकल लाइक पेरेंट्स या फैमिली, बहन भाई अगर खुद किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो एक छोटे बच्चे को देखे नॉट ट्रेन कि आप रीडिंग करें। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी लाइक एक्साइज ड्यूटी टाइप लगा दी किताबों के ऊपर। तो वो एक महंगे से महंगा शौक बनता है। बिल्कुल, तो अभी वो कितना महंगा शौक बन गया कि पीपल हैव अबैंडन्ड इट। तो मतलब आप एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करें, किताबें बिल्कुल आराम से आपको मिले। हमारे इधर लाहौर में अभी जो थिंक फेस्ट हुआ था, कितनी किताबें वहाँ पे हॉल्स में बैठने के लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तो ये नहीं है कि लाइक लोगों को बिल्कुल वो पढ़ना नहीं चाह रहे या उनका किताबों का शौक ख़त्म हो गया। शौक है, आप थोड़ा उसको एक्सेसिबल
बनाए और एक महंगा शौक ना बने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है। और नौशकी की जो स्टोरीज हैं बहुत अनटोल्ड हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो बताई भी नहीं जाती और फिर किसी खातून का वहाँ से पुकारना, ये तो और भी खूबसूरत स्टोरी बन जाती है। तो ये बताइएगा, जो यूनिसेफ की जानिब से आपको ट्रेल ब्लेजर मुसन्निफ़ा का अवार्ड मिला, कैसी कैफियत थी उसको हासिल करने के बाद? मतलब इट वाज अनबिलीवेबल, वर्ड्स में आप उसको कैसे बताएं। आउट ऑफ ऑल द टाइटल्स, वो आपको किसी भी टाइटल से कर सकते थे, वो आपको ट्रेल ब्लेजर कह रहे। ट्रेल ब्लेजर मतलब आप अपनी राह एक खुद बना रहे हैं। तो मेरा भी यही था कि अगेन कि अगर बलूचिस्तान से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं लाइक परेशान हो जाऊँ और मैं बोलूँ कि नहीं कोई नहीं कर सकता, यू कैन बी द फर्स्ट वन। आप पहले इंसान बन सकते हैं, आप अपना पाथ खुद बनाएं और आप लोगों के लिए जो है ना एक मिसाल बन जाए। तो एक मतलब वो तो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जब वो साउथ एशिया का जो उनका अकाउंट है यूनिसेफ का, वहाँ से ट्वीट आया था कि शी इज़ अ ट्रेल ब्लेजर। यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। यू आर। अच्छा एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग भी स्टोरी है इसके पीछे, वो हम चाहेंगे ज़रा आप ऑन एयर हमें सुनाएं कि आपको पता कैसे चला कि आप वज़ीर-ए-आज़म यूथ काउंसिल का हिस्सा बनने जा रही हैं। ओके, सो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि काफ़ी अरसे से ना वो प्रोसेस चल रहा था, सिलेक्शन था, वो था, उसके बाद लाइक मल्टीपल स्टेजेस थे। तो फिर आपको पता नहीं था कि इन सब स्टेजेस के बाद भी आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अभी बिल्कुल ये दिसंबर में अनाउंस हुआ था, जनवरी में हमारी हल्फ बर्दारी थी। तो जब दिसंबर में अनाउंस हुए तो आई वाज अलोन इन माय रूम, और वो एंड ऑफ सेमेस्टर था, हमें 1000 पेपर्स लिखने हैं और एग्ज़ाम्स है और मेरे टेबल भरा हुआ है बुक्स, और मैं काफ़ी परेशान हूँ मैं क्या करूँ। तो मेरा फ़ोन इट्स जस्ट ब्लोइंग अप, मैं कहूँ ये एकदम खामोशी, एकदम इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों आ रहे हैं। फिर मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि वो अम्मी को फ़ोन कर रहे थे कि अलिशबा फ़ोन नहीं उठा रही है, कि आप उठाया। मेरी अम्मी कहती है अलिशबा पिक अप फ़ोन। मैंने बोला क्या हो गया, ऐसे मतलब क़यामत आ गई क्या। तो फिर दे सेड कि आप इस तरह, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट दे टोल्ड मी कि आप इस तरह सिलेक्ट हो गई हैं, और जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के राना मशहूद, तो वो सब जो बच्चे सिलेक्ट हुए कोयटा से, बलूचिस्तान से, वो उनसे मिलना चाह रहे हैं कल। तो जबरदस्त स्टोरी है, कमाल की स्टोरी है। और आपकी जो कामयाबियों की फहरिस्त है इतनी लंबी कि हमें देखना पड़ रहा है कि आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है। मैंने कहा था ना कि किताब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ग्लोबल वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड अवार्ड की यंग वुमेन ऑफ द ईयर कैटेगरी की भी फाइनलिस्ट हैं, कैसे महसूस करेंगे? ये तो बिल्कुल मैं बता ही नहीं सकती, बिल्कुल 1 दिन पहले 2 दिन पहले हुआ है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड। ये ग्लोबल समिट होती है हर साल, और अवार्ड्स लंदन में ये मुनक़िद की जाते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज़ होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, ट्रेल ब्लेजर्स जो होते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में आप कर रहे होते हैं। तो एज़ विद ऑल अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, आप अपने आप को खुद नॉमिनेट नहीं कर सकते। ओके। तो पिछले साल एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि अलिशबा मैं एक ऐसी किताब लिख रही हूँ जिसमें लाइक मुख्तलिफ ख़वातीन जिन्होंने मुख्तलिफ काम किए, उनकी एक एंथोलॉजी मैं बना रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ उस किताब में मैं आपको भी डालूँ, तो आप आर यू ओके विद इट। तो आई वाज लाइक जी मेरे लिए फ़ख्र की बात है, आप लाइक मेरे ऊपर किताब लिखना चाह रही है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, मुझे नहीं पता था। तो मुझे अभी ईमेल आया पिछले दिनों कि इस तरह आप नॉमिनेट जो किए गए थे उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, तो इस तरह कुछ लाइक आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दें। तो मैंने बोला ये तो लाइक मजाक की बात है, मैं भेज देती हूँ, लाइक मैं मतलब ये कैसे हो सकता है। तो मैंने वो भेज दिया, और फिर अभी पता चला कि आउट ऑफ 751 जो वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसमें से आई एम दी फाइनलिस्ट। अभी इतना कुछ बाकी है पूछने के लिए, लेकिन हमें पता है वक्त की भी किल्लत होती है। अच्छा, इंडियन में चाहूँगी आप उन लोगों को कुछ पैगाम दें जो लोग अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाते आजकल के दौर में भी, क्या कहेंगी? देखिए, तालीम तो ये तो हमारे एक प्रेसिडेंट है कि आपके मज़हब भी बताता है कि आप तालीम दिलवाएं लड़कियों को। हमारा जो मुल्क है उसमें जो हमारी आज़ादी की तहरीक थी, वो औरतों ने भी उसको लेके वो चले हैं। वी हैड अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, आज हमारी जो है ना फीमेल चीफ मिनिस्टर। तो लड़कियों को ये जेंडर्ड तो रहा नहीं है, तो लड़कियाँ वो तमाम चीज़ें कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। बिल्कुल माहौल अभी वो चेंज हो चुका है। तो आप जो है ना लड़कियों को तालीम दिलवाएं, वो अपने दीनी दुनियावी वो हकूक़ से जो है ना उनको पता चलेंगे, और फिर वो एक सोसाइटी को आगे ले के जा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर मर्द हैं तो ख़वातीन भी हैं, दोनों एजुकेटेड होंगे, तब हमारा माशरा जो है ना तरक्की कर सकता है। आप एक को बिल्कुल रोक दें
तो फिर दैट डजंट मेक सेंस, आपकी सोसाइटी पीछे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब तो खवातीन और मर्द इसीलिए काम एक साथ कर सकते हैं कि जंगलों में तो हम रहते नहीं, अब शहरों में रहते हैं जहाँ पर काम आसानी से की जा सकते हैं। और ये जो माइंड गेम्स हैं उसमें शायद कुछ खवातीन मर्दों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, जिससे आप भी इस वक्त कर रही हैं। तो ये मुझे बताएं कि वैसे बहुत सी बातें करने वाली हैं, वक्त की किल्लत की वजह से अब जो है हमें बात का इख्तिताम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लिशबा हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपकी कामयाबियों के लिए हम और भी बहुत पुरुम्मीद है। दुआ है कि आप ये कामयाबियां समेट कर पाकिस्तान का यूं ही नाम रोशन करते रहें। और हमारी बेटियों को देखिए कि किस तरह से हर खित्ते से उठ रही हैं, हर खित्ते से आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जो इनको चाहिए वो सपोर्ट है, देना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको टैलेंट नंबर 2 से मिलवाते हैं। आज आपको गोल्ड मेडल जीतने की एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताते हैं कि कैसे डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाली मैमूना नसीर ने महदूद वसाइल और बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप अपने नाम की है। और नाज़रीन, जहां पाकिस्तान की नौनिहार और बाहिम्मत बेटी मैमूना नसीर ने 7वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसी तरह से आज वो हमारे साथ इस शो में मौजूद है। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली चैंपियनशिप में दुनिया के 22 ममालिक के फाइटर्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, मगर मैमूना ने अपनी महारत, हिम्मत और हौसले से सबको हैरान कर दिया। महदूद वसाइल, किसी खास सपोर्ट के बगैर इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहा। जी हाँ, मैमूना हमारे साथ मौजूद है, हमारी चैंपियन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हमें तो बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, आपने जिस तरह से हमारा पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, परचम बुलंद किया है। आपकी खुद की क्या फीलिंग्स है? मेरी बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि ये मेडल जो होते हैं ये इस तरह नहीं होते कि हम लोग जाएं और मेडल लेके आ जाएं। इसके पीछे बाकायदा हिस्ट्री होती है। एक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग टाइम निकालते हैं, हम लोग डाइट लेते हैं, बाकायदा हमारा कैंप होता है। और अब जब इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आपको उसका रिवार्ड मिल जाए तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि जो मेहनत हमने की है वो रंग लाई है। और उसी के सिले में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7th एशियन ओपन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो पाकिस्तान में हुई इस्लामाबाद में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैमूना, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से मैमूना ताइक्वांडो के मैदान में उतरती हैं? एक्चुअली जो मेरे अपने फादर हैं वो मेरे कोच भी हैं, मोहम्मद नसीर बलोच, और आज मैं जहाँ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो शुरू से ताइक्वांडो के एथलीट थे, बट उनके जो दौर में मतलब ये था कि इतनी ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे। उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे उन्हीं से शौक चढ़ा। मेरे बाबा मुझे इस फील्ड में लेके आए और उन्होंने मुझे खुद ट्रेनिंग करवाई। दी खान की फर्स्ट फीमेल मैं थी जिसने ताइक्वांडो शुरू की और फर्स्ट नेशनल मेडल भी मैंने हासिल किया। तो मुझे सारी इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली और उन्हीं ने ही डी खान में ताइक्वांडो एकेडमी बनाई, जिसमें अब तक 40 से ज़्यादा लड़कियां ब्लैक बेल्ट हैं और 25 से 30 जो गर्ल्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करके मेडल्स हासिल किए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैमूना, हम आपके वालिद के भी मशकूर है जिस तरीके से उन्होंने आपका टैलेंट जो है उसे तराशा, और उसके अलावा जो अब मज़ीद काम वो कर रहे हैं कौम की बेटियों के लिए। मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है ताइक्वांडो की, और आप कैसे मैनेज कैसे करती हैं? पूरे दिन में कितना टाइम आपको देना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग को? देखें, कहते हैं ना कि हर चीज़ का जो स्टार्ट होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जो कि 9 ईयर से खेल रही हूँ और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है। मेरे जो बाबा हैं वो इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच भी हैं और वो हमें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। बट मैं अभी फ़िलहाल मीडिया पे हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स है, जो भी स्पोर्ट्स हो वो जो है इक्विपमेंट्स, हॉल और जो इन्वायरमेंट होता है वो मांगता है, लेकिन हमारे पास उस तरह का बिल्कुल भी इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है जिससे की वजह से हमारी लड़कियां और भी आगे जा सकती हैं। वो एनवायरनमेंट हमें बिल्कुल मौजूद नहीं है। हम जिस मैट के ऊपर खेलते हैं, जो हमारे बाकायदा ज़मीन पे रखे जाते हैं, जिन पे अगर फॉर एग्जांपल हम गिर जाएं तो हमें चोट ना लगे, वो मैट जो हमारा 2 साल से एक्सपायर है, बट जो हमारे डी खान के DSO फैसल खान है, उन्होंने आज तक, उनसे हमने बहुत दफ़ा अपील की कि हमें मैट दिलाया जाए ताकि जो एक्सपायर मैट है हम उसको साइड पे करें और जो खुदा न खास्ता आने वाली इंजरीज हैं हम उनसे बच पाएँ। बट उन्होंने अभी तक ना हमें कोई सपोर्ट की, ना उन्होंने हमें मैट दिया और ना ही कोई इक्विपमेंट्स वगैरह दी। बिल्कुल, आप गोल्ड मेडल्स जीत कर ला रही हैं बगैर किसी सपोर्ट के, तो आपकी सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। और उम्मीद है कि अब जो आला ओहदेदार हैं उन तक ये आवाज़ पहुंच ही चुकी होगी। तो मैमूना, ये बताइएगा कि आपने कहा कि हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें से क्या मुराद है? आपके बहन भाई भी ताइक्वांडो खेलते हैं?
बिल्कुल, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी मेरे साथ वो करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बट अभी वो इतने मेरे जितने नहीं हैं कि ताकि वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। बट जो मेरे बाबा हैं उनका शौक है कि मेरे सारे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में जो है वो हों, तो मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो ताइक्वांडो जिनकी ट्रेनिंग चैंपियंस कर रहे हैं उन्होंने तो फिर आगे चल के कारनामे सर अंजाम देने ही है। मैमूना, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर होकर ताइक्वांडो के लिए आई होंगी और बहुत सारी ऐसी हैं जो भी आपको देखकर फैसला करेंगी कि उन्होंने ताइक्वांडो खेलना है या सीखना है, कोई पैगाम देंगी उन्हें? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि ताइक्वांडो जो है एक सेल्फ डिफेंसिव गेम है। आजकल की जो सोसाइटी है उसमें हैरेसमेंट वगैरह के वाकयात और लड़कियों के साथ बहुत से बुरे वाकयात पेश आते हैं, जिनकी वजह से लड़कियां ना बाहर अकेली निकल सकती हैं और ना अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो आए ताइक्वांडो में, और सबसे बड़ा मैसेज उनके पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे का शौक जो होता है वो पूरा उनके पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और जब पेरेंट्स ही उनको सपोर्ट ना करें तो वो बच्चा कैसे आगे जाएगा। और आपको भी हम देख रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट की सपोर्ट से जो है एक मंजिल तय की है, गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई हैं। मैमूना, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मैमूना जैसी लड़कियां हैं हमारा सर फख्र से बुलंद कर देती हैं। आपने देखा है कि गोल्ड मेडल वो जीती हैं, तो अब एहतियात से उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि ये ताइक्वांडो मास्टर्स हैं, और ये फिर अगर कोई आपने बदतमीजी की इनके साथ तो ये हाथ बाजू तोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ध्यान कीजिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। दूसरे हिस्से में खुशामदीद जी। टॉप ऑफ द आवर आज हम बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बोली जाने वाली छोटी ज़बानों की जो बका है और सकाफती डाइवर्सिटी में उनके किरदार के हवाले से आगाही फैलाना है और अहमियत को उजागर करना है। पहली मरतबा नवंबर 1999 में ये दिन मनाया गया, और सन 2000 से ये 21 फरवरी को हर साल मादरी ज़ुबान के दिन के तौर पर मनाया जाता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7000 ज़बानें बोली जाती हैं, और एशिया में 2200 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 80 से ज़ायद ज़बानें यानी बोलियां बोली जाती हैं। ज़ुबानों पर तहकीक करने वाले अमरीकी इदारे के मुताबिक मुल्कों के हवाले से अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा यानी 112 ममालिक में बोली जाती है। इसके बाद फिर 60 ममालिक में फ्रेंच, 57 में अरबी, 44 में हिस्पानवी और जर्मन भी 44 ममालिक में बोली जाती है, जबकि उर्दू 23, हिंदी 20 और पंजाबी 8 ममालिक में बोली जाती है। और मादरी ज़ुबानों को लाहक जो ख़तरात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 28वें नंबर पर है, और इस पर हमने करनी है बात। हमारे साथ हमारे खुसूसी गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रजा साहब, सदर पंजाबी प्रचार, और दविंदर दियोल साहिबा, जो कि साबिक सदर हैं पंजाबी अमरीकी हेरिटेज सोसाइटी की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की। कैसे हो तुसी? बहुत बढ़िया जी। ठीक ठाक हो? कैसा जा रहा है दौरा पाकिस्तान आके कैसा महसूस कर रहे हो? पाकिस्तान ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਟੇਲਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 23 ਜਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਓਹਾਇਓ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो जे भी सानू कोई क्वेश्चन या कोई गल है तो ये साडी पूरी ख्याल रखते हैं। सो जेडे लोग है इत्थे बड़े प्यार नाल मिलते हैं, बड़ी खुशी हुंदी है। इदां लगदा पई असी बहुत देर तो जानते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अहमद साहब ਨੂੰ तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀ ਜਾਏ? ਲੱਕੀਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ 47 ਵੇਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਵੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸੋ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਢਾਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰ 2000 ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 7000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 7000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਜੀ ਲਏਗੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਕੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ, ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਪੁਰਾਣਾ? ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
वेलकम बैक जनाब। पानी की क्या अहमियत है आजकल हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि खुश्क साली चल रही है और इसकी वजह से पानी की मज़ीद किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में पहले ही किल्लत थी और आज हम एक नहायत अहम मसले पर, इसी पर, पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे, पानी के मसाइल पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगियों को असरअंदाज कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, हमारी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार पानी पर ही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी के वसाइल मुतासर हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोगों को अक्सर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कराची जो शहर है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है और रावलपिंडी में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और अगर हम कराची की बात करें तो उस जैसे बड़े शहर में कई इलाकों में पानी के नल खुश्क हो चुके हैं और ऐसे लोग टैंकरों से महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसे में अवाम की तरफ से पानी का बेदरीग इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ऐसे में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो बगैर किसी लालच के, तारीफ के, रज़ाकाराना तौर पर पानी को महफूज करने और उसे ज़ाया होने से बचाने और ज़मीन को वापस साफ पानी फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से ड्रॉप ऑफ लाइफ एक NGO है कराची में, काबिल कदर काम कर रही, कामयाब मनसूबा तरतीब दे रही है, जिसमें वजू करते हुए जो पानी बहता है, नालियों में बह जाता है, उसे रिसाइकिल करके, साफ करके दोबारा उसे ज़मीन की सैराबी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बेहतरीन और काबिल तारीफ अमल है, जिस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है ड्रॉप ऑफ लाइफ के मैनेजर ग्राउंड ऑपरेशंस अहमद को। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं, जो इतना यूनिक आइडिया है, जिस तरह से मस्जिदों में पानी को ज़ाया होने से बचाने वाला एक ज़बरदस्त किस्म का ये मंसूबा है ड्रॉप ऑफ लाइफ का, इसका ख्याल कैसे आया और ये कब से शुरू हुआ? जी, मैं आपको ड्रॉप ऑफ लाइफ के बारे में शुरू से बताता हूँ। ये 2019 से हमने इस पर काम स्टार्ट किया। तमाम उन इलाकों में जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ पे हमने बोरिंगें करवाई, बोरिंग प्रोजेक्ट्स किए, जिसकी तादाद अब 340 हो चुकी है और 2019 से लेके 2025 तक हम जो है पानी और माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने में किस तरह उसको बेहतर बना सकते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। तो इन 6 सालों में हमने 340 बोरिंग के प्रोजेक्ट किए और 2021 में फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, जो पानी को महफूज करने के लिए मौसर अमल है। वो हमने 231 प्रोजेक्ट पूरे कराची में लगाए, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ज़ेर सतह जाकर स्टोर हो जाता है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज़ किया और उसको मेगा रिजर्वायर में कन्वर्ट किया, जो कि मस्जिदों का वज़ू का पानी हम रोज़ाना की बुनियाद पे 5000 गैलन 7000 गैलन वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको एक प्री वाटर ट्रीटमेंट फ़िल्टर से गुजार कर मेगा रिजर्वायर में वापस डाला, ताकि उससे जो सराउंडिंग के एरिया हैं उसके वेल रिचार्ज हो सकें और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। फिर तो इसके अलावा हमने ये बताइएगा कि आप पानी को ये दोबारा साफ कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है जिससे आप रिसाइकिल करते हैं इसको? जी, इसके लिए हम एक फ़िल्टर बनाते हैं जो जिसमें सैंड, स्क्रैच और मोटी रोड़ी वगैरह डाल के, जिससे जो है जर्म्स और ये जो ज़हर कुल्ली वगैरह करते हैं उसमें जो जरासीम जाते हैं उसको रोक सकें, और उससे गुजार के फिर पूरा ट्रीटमेंट करा के फिर उसको वेल में डालते हैं। ओके। और जो सज्जाद साहब, जो बारिश के पानी को महफूज करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं ड्रॉप ऑफ लाइफ की जानिब से, वो भी ज़रा हाईलाइट। बारिश के लिए जी बारिश के लिए हमने 231 रेन वाटर पिट्स बनाई हैं, जो इलाकों में उन एरियाज़ में बनाई है जहाँ पे पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है, पानी खड़ा हो जाता है, उसको निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं होता और हम उसको अमूमन सीवरेज की लाइनों में डाल देते हैं, जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो हम जब तक उस पानी को स्टोर नहीं करेंगे अंडरग्राउंड, तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारे पास वैसी पानी की इतनी किल्लत है पाकिस्तान में, तो हम उसके लिए पिट्स बनाते हैं और उसमें जो है वो पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। उसमें पानी जो है वो धीरे धीरे पूरी गली महल्ले का वो उतर के एक्वाफायर तक चला जाता है।
जिससे जो है वो इलाके का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज रहता है। राइट, तो ये बताइएगा सज्जाद साहब कि आपको पानी जमा करने में कुछ मुश्किलात कभी आई हैं, किसी ने मना किया हो ऐसा करने से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने मना किया हो। हमें तो मुश्किलात फंड्स के हवाले से आती हैं। हम तो कराची में भरपूर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे लिमिटेड जो है वो फंड्स होते हैं, तो जितने फंड्स होते हैं हम उतना ही काम कर पा रहे हैं। राइट, बिल्कुल तो ठीक है आपके इस न्यूज़ के जी 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 सर, आपके इस न्यूज़ के तवज्जुह से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ड्रॉप ऑफ लाइफ को जो है वो डोनेट करें ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कॉज है और हम सबको ही चाहिए कि जो टीम ड्रॉप ऑफ लाइफ है वो जिस तरीके से ख़ास तौर पर वज़ू के पानी को ज़मीन में वापस देने की जो मुहिम है उसके उसमें साथ दें सबको, और जो हम चाहेंगे स्पॉन्सर भी करें चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। क्योंकि अगर अभी हमने ये इकदाम नहीं उठाए जो भी हमें लग रहा है कि इतने फ़ायदेमंद नहीं है, ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे भी करना चाहिए। एनजीओ तो अपना काम कर रही हैं, किसी न किसी तरह की तरीके से प्रिजर्व कर रही है, लेकिन जिन हालात में हम चलते जा रहे हैं ना, उसमें इंडिविजुअल लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और खुद अपना फर्ज समझकर पानी को सेफ रखना चाहिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट सफर शर्त में वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं मुकर्रम तरीन से जो दुनिया के कई ममालिक में मोटरसाइकिल पर सफर कर चुके हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। मेरे पास मुकर्रम तरीन साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने 1978 या 77 में ख्वाब सोचा था कि वो दुनिया देखेंगे, और उसके बाद ये ख्वाब कैसे उन्होंने इसकी जो अमली शक्ल है उस तक पहुँचने में इनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हुए, ये तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी के किस्से हैं, ये भी इनसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में जो इनका कंट्रीब्यूशन है सियाहत में वो कमाल है। यानी पाकिस्तान में आज जब हम देखते हैं कि सैकड़ों क्लब्स हैं मोटरसाइकिल और साइकिल जो है ये उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है या ये जो रुझान है इसको रोशनास करवाया था। और बहुत ही खूबसूरत इंसान है और बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, आप देखते हैं और आपके ज़हन पे नक्श हो जाता है, आप कभी भूलते नहीं हैं। तो सियाहत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत नाम मुकर्रम तरीन साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब, आपने वक्त दिया। जब आप ट्रैवलिंग आपने शुरू में जब स्टार्ट की और उससे पहले भी एक मुकर्रम तरीन होंगे, कितना असरअंदाज हुई ट्रैवलिंग आपकी नफ्सियात पे, क्योंकि आपने ना सिर्फ मकामी सतह पे बैरुल अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारा, यानी आपका कैनवस जो है वो स्पेक्ट्रम बड़ा वसी है ट्रैवलिंग का। कितनी ट्रैवलिंग असरअंदाज होती है इंसानी नफ्सियात? अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बताऊं कि कुछ चीज़ें इंसान ने, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें इंसान अपना लेता है। आपका ड्रेस मैंने अपना लिया, आपका गेटअप अपना लिया, आप स्मोक करते हैं, कोई खाते पीते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें वो मैंने अपना ली, वो किसी वक्त छोड़ी भी जा सकती हैं। और कुछ चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट में बंदे की ब्लड में डाली होती हैं, वो उसके टिल डेथ तक, मरने तक जाती है, कब्र के साथ ही ख़त्म होती है, नहीं छोड़ी जाती। तो मुझे भी बचपन से शौक़ था ट्रैवलिंग का, दुनिया देखने का। तो अल्लाह ताला ने मौक़े बड़े दिए, फैमिली ने सपोर्ट की। तो मैं सफ़र के बारे में तो कहूँगा कि इंसानियत की तकमील ही सफ़र से होती है। और मैं आपको शेयर करूँ कि जितने देखें औलिया हैं, अब हदीस पढ़ लें, मुहद्दिस बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे, कुरान हिफ्ज़ कर लें, हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। वली तब तक आप नहीं बनते जब तक आप सफ़र नहीं करते। और जितने देखे हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, भाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, शहबाज कलंदर, हिस्ट्री भरी पड़ी है। हज़रत दाता गंज बख्श जो है वो सफ़र को फ़क्र का छठा स्तून कहते थे, बिल्कुल। और यही वजह थी उन्होंने 20 ईयर 30 ईयर इधर से उधर ट्रैवल किया। आपने बाइक क्यों चुना? अच्छा, मैंने ऐसे है कि अब मैंने थोड़ा सा, मुझे घर से थोड़ी फ्रीडम मिली, तो मैंने प्लान किया था कि मैं सैर करूँगा। मुख्तलिफ उसके सोर्सेज मैंने किए, बेसिक जो पेरेंट के साथ। थोड़ा सा टाइम बता दें कौन सा साल चल रहा है ये? मैं कोई बात करूँ कि 78 79 की बात मैं करता हूँ।
तो उस वक्त मैंने थोड़ा अपना एक डायरेक्शन तो माइंड में कर ली थी कि ऐसे है, बट मैंने जब 87 में मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो तब मैंने कहा कि अब मुझे पेरेंट्स ने भी कहा कि नाउ यू कैन डू कर सकते हैं जी। तो वो फिर मैंने साइकिल को अपना अच्छा, पहली आपका साइकिलिंग जरिया सफर बाईसाइकिल है, उसमें मैंने कोई 1-2 गोल्ड मेडल भी लिए, अवार्ड भी की लिए, लेकिन वो मेरी शुरू से मेरा जो पैशन था वो था ट्रैवलिंग का, रेस का नहीं था। उसमें मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, डेली में कोई 90 से 110 किलोमीटर 3 मंथ में प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और वो मेरी इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो मुझे रेस इवेंट में इन्विटेशन आना शुरू हो गई। वो फिर मैंने उधर गया, उधर भी मैंने अच्छी एक्सरसाइज थी। आपका इनिशियल साइकिल था, मुझे बड़ा मैंने हाल ही में एक्चुअली किया, आपको पता ही है मानसरा से गिलगित, तो इस हवाले से आप तो साइकिल बड़े खूबसूरत रिश्ते में हम बिल्कुल। तो साइकिलिंग से फिर मैंने देखा कि मैंने कोई 2 साल साइकिलिंग की है, 2.5 साल तकरीबन। फिर मैंने देखा कि साइकिल से तो मेरा ड्रीम था दुनिया देखने का। मैंने कहा ये तो एक स्लो मोड है, इसमें मैं दुनिया कहाँ देख पाऊंगा, इतनी बड़ी दुनिया। तो तब मैं कोई 92 में तकरीबन, कोई 91 में 92 में मैं मोटर बाइक पे शिफ्ट हो गया। पहला बाइक मैंने लिया था 200 सीसी, रोड मास्टर था होंडा का, काफी मशहूर बाइक है, वो ली। फिर वो मुझे तंग करना शुरू हो गया कि उसके पार्ट्स नहीं मिलते थे। फिर मैंने होंडा की ही 185 ले ली, वो डबल सिलेंडर मशहूर है रोड। और ये तमाम अभी तक आप पाकिस्तान के अंदर ही सफर कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के अंदर कर रहा हूँ। तो बाइक और बाईसाइकिल में जो फर्क मुझे समझ आता है वो है कि आप उसमें ज्यादा तजुर्बात और तजुर्बात में तनव्वुर ज्यादा आपको हासिल हो सकता है, इस बताने बाईसाइकिल थोड़ा सा स्लो है। हाँ, उसमें मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव उसमें है, कुछ पॉजिटिव इसमें है। बाइक पे आप थोड़े टाइम में ज्यादा देख सकते हैं। अगर आप कहें कि डिटेल में देखना है, फिर साइकिल वाला डिटेल देखता है, बाइक वाला जरा भाग जाता है। डिटेल है। तो आपका बैनुल अक़वामी पहला सफर? बैनुल अक़वामी मेरा पहला सफर तो था ईरान का। उसके बाद मैं फिर यूक्रेन। ये ईरान पहली दफा कब गए थे? ये मैं गया था 97 में गालबन गया था। उसके बाद मैं फिर यूक्रेन भी गया हूँ। ये वो सफ़र थे जो मैं बाई एयर गया, ईरान में बाई रोड गया। बाकी जो थे वियतनाम था, मलेशिया था और श्रीलंका था, ये मैं बाई एयर गया। वहाँ मैंने बांग्लादेश, ये मैंने रेंट पे बाइक्स ली और लोकल एक्सप्लोर किया उसको, क्योंकि वो बाइक अगर आप 10, 15, 20 डेज के लिए जाते हैं तो वो यहाँ से शिप करना और उसके डॉक्यूमेंट वो वेरी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो वो मतलब मुकम्मल तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप पायनियर्स में से हैं जिन्होंने यहाँ पे मोटरसाइकिल, साइकिल, क्योंकि मैं कहता हूँ कि फासलों का ना एक फासलों का खौफ होता है हमारे अंदर। बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी में सफर कर करके तो हम समझते हैं कि नहीं साइकिल मोटरसाइकिल का। आप उन लोगों में हैं जिन्होंने ये फासलों का खौफ तोड़ा। मोटरसाइकिल और साइकिल बड़ी मुश्किलात देखी। ऑफ कोर्स मुश्किलात देखी। अब आपकी बहुत ज्यादा मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपकी बाइकर्स एसोसिएशन भी है, तो अब ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है बड़ा नुमाया नजर आ रहा है। ये कब से बढ़ना शुरू हुआ है और ये इसका क्या है मोमेंटम, क्या है बढ़ने का? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मैं अपना पास भी बताऊं कि जब मैंने मोटर बाइक पे ट्रैवलिंग की तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, कम्युनिटी ने बहुत ही डिस्करेज किया। कहते थे कि पागल जा रहा है और फजूल काम है, ये है वो है। एक नॉक करते थे डोर, कज़न की तरफ गए, एक दोस्त की तरफ, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे फैमिली में इजाज़त देती, ये बाइक पे उधर जाना बेवकूफ़ी है, ये है वो है। और मैं अपना बताऊं कि मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 ईयर मैंने सूरज निकलने से पहले निकलता था कि मुझे देखे कोई ना, और जब घर वापस आना तो अंधेरे में आना कि मुझे देखे कोई ना, कि ये बातें होती थी। और जहाँ हमारी कोई फैमिली की या कोई वेडिंग या इस तरह की गेट टुगेदर होती थी तो मैं जाके बैठना और सबका टॉपिक मेरी तरफ हो जाना कि बच्चा वारा हो गया ये। मैं अगर उधर फैमिली इकट्ठी बैठी है, रिलेटिव बैठे हैं, मैं उस दूसरे कोने में जाके बैठना। तो ये फेस किया। तो उसके बाद ये 2010 में गालबन 9-10 में तो बहुत सारे बच्चे जिनको ये पैशन था उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमने ये बाइकिंग करनी है। तो मैं उनको कहता था कि 10-12 दिन का टूर बन रहे, आ जाएं। तो वो ज़्यादा मेजॉरिटी यूथ की थी और वो एक दिन के लिए उनको छुट्टी मिलती थी घर से, बजट भी थोड़ा था, बाइक छोटी थी।
तो एक्सपीरियंस इतना नहीं था। वो कहते थे 1 दिन 2 दिन के लिए टूर बनाए, तो हम कहते थे कि मैं कहता था कि नहीं जी, टूर 10-12 दिन से कम वाले फेज से हम निकल गए हैं। तो वो एक लड़के ने फेसबुक पे लिखा कि जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसको सीनियर हो जाता है, तो उसको गुरूर तकब्बुर आ जाता है, गर्दन में सरिया आ जाता है। वो उसने बड़े लफ्ज किए, तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए तल्ख तो थे अल्फाज, लेकिन वो मेरे लिए अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना था। तो वो तब मैंने फील किया कि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। कोई रहनुमाई नहीं होती थी, गालियां पड़ी, कहीं से डंडे पड़े, कहीं से बुरा भला कहा गया। तो हमारे जो यूथ है उनको हमने गाइड करना है, तो हम भी उनको लिफ्ट नहीं कराएंगे तो वो हमारी तरह फिर वो रगड़े खा के आएंगे। तो तब हमने एक फोरम बनाया कि ये एक इस फोरम पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो उस पर हमने फिर 1 नाइट कैंपिंग की एक नर्सरी तैयार की, छांगामांगा में, बल्लोकी में, मराला में, इधर उधर की। तो उस पर जो 10-12 दिन वाले थे वो तो कोई नहीं आता था, वो हमने 1 नाइट की। वो उस पर छोटी बाइक्स वाले भी, कम बजट वाले भी, स्टूडेंट भी सारे आए, तो उन्होंने वहाँ लर्न किया और ऐसे ऐसे बच्चे भी आए। अब इस फोरम पे कितने लोग? अब हमारे इस फोरम पे तो लाखों लोग हैं। मैं कहूँ कि पहले तो कोई एक फोरम नहीं होता था, पहले ये होता था कि 2-4-5 दोस्त इकट्ठे मिल के करते थे। तो अब जो प्रॉपर क्लब्स हैं पाकिस्तान में, जो एक शेप है, जिनकी बॉडी भी है, प्रेसिडेंट है या इस तरह, वो कोई 140 से ज़्यादा है। और पाकिस्तान में बाइकिंग का अभी पिछले दिनों मुझे कुछ वो मिले, अदाद शुमार मिले कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में टूरिज्म पे काम हो रहा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% मोटर बाइक टूरिज्म का शेयर है। बाकी 20% में साइकिल भी है, फोटोग्राफर है, हिचहाइकर है और डिफरेंट है, यानी 80% है। जी जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मुकरम साहब। नाज़रीन, बात है कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कि मानवियत की तलाश में रहता है और मानवियत के बगैर वो उसके अंदर खुदकुशी की रुझान और या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एक रुझान, ख्यालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो बात यह कि जो मानवियत है, ये मानवियत आप किस में तलाश करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो माउंटेनियर्स बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैकर्स बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल या साइकिल को मोड ऑफ ट्रैवलिंग अडॉप्ट करते हैं और फिर लंबे सफ़र करते हैं। उनको इसमें एक मानवियत नज़र आती है और ये तमाम जो है ये पॉजिटिव है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जिसमें से आप मीनिंग या मानी जो है वो ले रहे होते हैं ज़िंदगी के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गलत हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो यूथ है वो वन व्हीलिंग करती हुई आपको नज़र आएगी, अजीब व गरीब हरकतें करती हुई नज़र आएगी और सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त हमें ड्रग्स का है। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए और दूसरी तरफ ये जो मुस्बत मानवियत लिए हुए जो शोबे हैं इनको देखा जाए तो इनको जितना इनकरेज कर सकते हैं, ये बेसिकली हमारा बहुत बड़ा काम होगा अपने आने वाली नस्लों के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मीनिंग लेके आएँ, वो अपने सच से बाहर के जो सच है उससे आशना हो और वो खूबसूरत दुनिया देखें और इसकी सताइश करें। और मुकरम तरीन साहब जो हैं इस हवाले से इस पूरे ट्रेंड के पाकिस्तान में पायनियर हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए सफ़र है शर्त। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मा और जुम्मे के दिन हम आपको झलकियां दिखाते हैं अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय की। तो देखते हैं इस बार मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कुछ कूजों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है जरा देखते हैं। जहाज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोफ्ता सर हसन कूजागर हूँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवानावार फिरता रहा हूँ। आज मैं भी कुछ कूजे सजाए बैठा हूँ। ये देश देश के कूजे और इनमें देश देश के मौसम हैं, देश देश की कहानियाँ हैं। बस यूँ जान लीजिए कि मुख्तलिफ जो सफ़र थे उनमें कुछ सोवनियर कह लें या याददाश्तें कह लें, इन कूज़ों की सूरत में साथ लाया था। बहुत सारे गुम हो गए, टूट गए, कूज़े टूट जाते हैं, इनमें से कुछ बाकी हैं। और यूँ जानिए कि ये छोटे छोटे सफ़रनामे हैं सब। तो जब हम गए वहाँ से हमने क्रॉस करना था, तो जितने लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से
उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। मैंने कहा लो भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो ये गड़बड़ हो गई। तो क्योंकि उन्होंने जाके चेक किया होगा कि वीज़ा वगैरह का, तो कस्टम ऑफिसर आया, कहने लगे जी आपने 5 मिनट नीचे आना। मैंने कहा ये तो पक्का काम हो गया ना, कोई डिपोर्टेशन वाला मसला कि वापस जाओ, बड़ी आम सी बात पे वो वापस भेज दे। तो मैंने कहा जी अच्छा मैं आ जाता हूँ। मैं अंदर गया तो कहने लगे जी आप हमारे साथ कॉफ़ी पीने के बगैर नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहता मैं वजह बताता हूँ। वो कॉफ़ी बना के ले आया, साथ बिस्कुट दिए जिन्हें वो कहते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जी आप इतनी खातर मुदारत क्यों कर रहे हैं? कहने लगे कि यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्रॉस फ्रॉम दिस फ्रंटियर इनटू अलास्का। ये उसका नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंटियर था। ये क्यूबा का मतलब है कि बांस से तराशा हुआ है, को बहुत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इमेज है चे गुवेरा। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिप्रोड्यूस हुआ है इमेज, यहाँ तक कि जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं यूरोप वालों की, उनसे भी ज्यादा वो इसका है, चे गुवेरा। चे गुवेरा के बारे में तफसील से बाद में बात होगी। लेकिन तो जनाब देखना ना भूलिएगा कारवां सराय इतवार 8 बजे। इसके साथ साथ एक और बात, आज मैच जरूर एंजॉय कीजिएगा और अपना टीवी मत तोड़िएगा। हम बात कर रहे हैं इतवार को, इतवार की बात भी करेंगे हम आज भी, क्योंकि आज भी बहुत गुस्से टीवी उसी मैच में टूटते अली और एक्साइटमेंट भी उसी मैच की होती है। जरा ख्याल से एहतियात से देखिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, बात मैच तक ही रखिएगा, आगे ना बढ़ाइएगा। हमें इसके साथ ही दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।